ये ताशा की कहानी है और ये कहानी इतनी पेचीदा, हैरत अंगेज और सस्पेंस से भरी हुई है कि आप खुद को इसमें गुम पाएंगे। एक दिन ताशा का सामना मच कम से होता है, हम इसे सिर्फ अब मच कहेंगे, और ये मुलाकात एक ऐसी मोहब्बत की इब्तिदा बनती है जिसका नतीजा इन दोनों की शादी की सूरत में निकलता है और उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। लेकिन बदकिस्मती से उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उनमें ऐसी दरार आती है कि जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ताशा जो पहले ही इन ताल्लुकात से, केम के साथ ताल्लुकात से निकल चुकी थी, फ़ौरन नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला करती है और एक नए मर्द ग्रेग से मिलना शुरू करती है। अब ताशा ने मच को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन मचकम जो अपनी बेटी है उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हवालगी के लिए अदालत में केस लड़ने का इरादा करता है। इस पर दोनों के दरमियान ऐसी लड़ाई शुरू होती है कि जैसे एक जंग का आगाज़ हो चुका था। हर दिन एक नई कशमकश, नई बातों का तबादला और एक नया झगड़ा होता है। लेकिन ताशा ने इस मुश्किल को ख़त्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो एक ऐसा मंसूबा तैयार करती है जिससे वो इस हवालगी की लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रही थी। एक दिन ताशा मच को अपने फॉर्म पर बुलाती है और वहाँ ग्रेग आकर मच को गोली मार देता है। मच की मौत के बाद ताशा और ग्रेग ने उसकी लाश को फार्म के किसी गहरे हिस्से में दफन कर दिया। इस वक्त तक किसी को नहीं मालूम था कि मच मर चुका है। बस ये समझा जा रहा था कि वो गायब है और सामने नहीं आ रहा या मिल नहीं रहा। चंद दिनों बाद ताशा और ग्रेग वो फार्म बेच देते हैं जो कि मैजोरी में वाक़या था। अब दोनों एक नई ज़िंदगी की तलाश में एक नए शहर मुंतकिल हो जाते हैं। फिर एक दिन ग्रेग को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके बाद ताशा एक और मर्द से मिलना शुरू कर देती है जिसका नाम केथ है। ग्रेग जब वापस आता है तो वो ताशा और केथ को अपने घर में एक साथ देखता है। इससे उसको बहुत बड़ा दचका लगता है कि अभी तो कुछ दिन पहले तो वो गया था, उसके बाद उसकी बीवी यानी ताशा ने ऐसा क्यों किया। गुस्से में आकर वो ताशा को तलाक दे देता है। अब ताशा की ज़िंदगी का नया बाब शुरू होता है क्योंकि वो केथ के साथ मुलाकातें करती रहती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। एक रात जब दोनों यानी ताशा और केथ इन नशे में डूबे हुए थे तो ताशा इतनी ज़्यादा शराब पी लेने की वजह से खुद पे काबू नहीं रखती और वो केथ को अपनी ज़िंदगी का एक चौंका देने वाला वाक़या सुनाती है। वो उसको बताती है कि किस तरह उसने अपने साबका शौहर मच को दूसरे जहां पहुंचाया था और कैसे उसने ग्रेग को इस काम के लिए कायल किया था। केथ समझ रहा था कि ताशा जो है वो नशे की वजह से ऐसा कह रही है, इसलिए वो उसे महज एक गुमान समझकर टाल देता है। वक्त गुजरता है, ताशा और केथ के दरमियान भी ताल्लुकात में तनाव आना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और इनकी मोहब्बत में भी दरारें आना शुरू हो जाती हैं। जब केथ के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ताशा की ज़िंदगी में एक नया शख्स आता है जिसका नाम डोइन है। वो डोइन के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देती है, हालांकि वो अभी तक केथ के साथ रह रही थी। ताशा और डोइन की मुलाकात तकरीबन 1 महीने तक चलती है और फिर ताशा ने उसके साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन डोइन को केथ का सामान उसके घर से मुंतकिल करने के लिए जाना पड़ता है और जब डोइन और केथ की मुलाकात होती है तो दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। अब ताशा डोइन के साथ रह रही है और इन दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन डोइन को ताशा के मेल में कुछ अजीब सी बात नज़र आती है। उसके डाक में उसके मुख्तलिफ जो नाम है, वो आखिरी जो लास्ट नेम है वो मुख्तलिफ होते हैं। ये देखकर डोइन शक में पड़ जाता है कि डाक पर एक ही शख्स के इतने सारे लास्ट नेम क्यों हैं। इसका तजस्सुस बढ़ता है और वो इन लास्ट नेम्स के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर देता है। इस पर उसे ताशा और मचकम के दरमियान एक पुराने शादी के लाइसेंस का सुराग मिलता है। ये बात डोइन के लिए बिल्कुल नई थी क्योंकि ताशा ने हमेशा उससे कहा था कि उसने कभी शादी नहीं की। इस दरियाफ्त के बाद डोइन ताशा से इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और वो ये तस्लीम करने पे मजबूर हो जाती है कि ना सिर्फ वो पहले शादीशुदा थी
बल्कि उसने 5 बार शादी की थी। डोइन चौंक कर कहता है, हैं 5 बार? क्योंकि ताशा सिर्फ 31 साल की थी और 31 साल की उम्र में 5 शादियां। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जारी रखते हैं। हालांकि डोइन का अब ताशा पर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं रहा था, या आप कह लें कि एतमाद कम हो चुका था। फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। ताशा डोइन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साबका जो फ्रेंड है केट, उसके बारे में तो याद होगा। वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? डोइन चूँकि एक अच्छा इंसान है, वो सवालों जवाब के बगैर उसका एड्रेस मालूम करता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर वो ठीक हो जाता है। इस दौरान डोइन केट से ताशा के बारे में सवाल जवाब शुरू कर देता है और केट उसको बहुत सारी बातें बताता है। ख़ास तौर पर वो बार जब ताशा ने नशे की हालत में अपने साबका शौहर मच को कत्ल करने का एतराफ़ किया था, या कत्ल करवाने का एतराफ़ किया था। दोनों ही यानी केट और डोइन इसे बहुत अजीब समझते हैं, लेकिन वो उसे झूठ या ख्याली बात समझकर टाल देते हैं कि ये ऐसे कैसे मुमकिन है। फिर चंद महीनों बाद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि डोइन को पता चलता है कि ताशा उसके साथ धोखाधड़ी कर रही है और वो किसी और लड़के के साथ ताल्लुकात बना चुकी है। ये एक और बड़ा दचका था जिस पर डोइन ताशा को घर से निकाल देता है और उसके बाद वो उससे मिलता नहीं है, बल्कि दोनों अलग हो जाते हैं। अलहदगी के बाद एक रात डोइन अपने कंप्यूटर पर ताशा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खोलता है, क्योंकि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्सेस उसके पास पहले थी। वो उसके पैगामात को देखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसके पैगामात पढ़ता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि मच के ख़ानदान के अफराद ने ताशा को कुछ मैसेजेस भेज रखे थे। इन मैसेजेस के ज़रिए उसको ये मालूम होता है कि मच अभी तक गायब है, और उसके ख़ानदान वाले बार बार ताशा से पूछ रहे थे कि क्या वो उसके बारे में कुछ जानती है। डोइन को अचानक एहसास होता है कि शायद ताशा ने मच को कत्ल करवा दिया था। फिर डोइन इन पैगामात को प्रिंट करता है। वो फौरी तौर पे पुलिस के पास जाता है और उन्हें वो सब कुछ बताता है जो वो जानता था। पुलिस तहकीकात शुरू कर देती है। उन्हें ताशा को ढूंढकर उससे सवालात करने थे, मगर इस वक्त पर ताशा ने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया था और अब वो अलाबामा में एक नए बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। पुलिस ताशा को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसको तफ्तीश के लिए स्टेशन लाया जाता है। दौरान तफ्तीश पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि मच कहाँ है? वो इनकार कर देती है, मगर तफ्तीश के दौरान वो बार बार अपनी कहानी बदलती रहती है, जिससे पुलिस को शक होता है। पुलिस के दबाव के बाद आखिरकार वो ये इतराफ़ कर लेती है कि मच मर चुका है, लेकिन उसका कहना है कि उसने खुद उसे नहीं मारा, बल्कि सारा इल्ज़ाम वो अपने साबका शौहर ग्रेग पर डाल देती है कि ग्रेग ने उसको मारा था। पुलिस पूछती है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो कि लाश कहाँ दफन है, ताकि उसको निकाला जा सके और ग्रेग को पकड़ा जा सके? क्योंकि पुलिस के लिए किसी को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा देना मुश्किल होता है जब तक कि उनके पास लाश ना हो या ठोस सबूत ना हो। आखिरकार ताशा हार मानकर बताती है कि वो उन्हें लाश दिखाएगी, क्योंकि वो समझती है कि मच की लाश दिखाने से वो मुश्किल से बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। क्या हुआ आपको बताते हैं। ताशा पुलिस को मिज़ोरी ले जाती है, उसी फार्म हाउस पे जहाँ पर उन्होंने मच की बॉडी को दफन किया था, और वो पुलिस को बताती है कि मच की लाश कहाँ दफन है। अब पुलिस के पास लाश है, वो उसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर सकते थे, और इसलिए पुलिस ने देर नहीं की और फौरी तौर पर ताशा को गिरफ्तार कर लिया गया। मालूमात हासिल करने के बाद उन्होंने ग्रेग को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश की और ताशा और ग्रेग पर मुकदमा चलाया गया, और ग्रेग उसके खिलाफ गवाही देता है और अदालत को बताता है कि ताशा ही असल में इस कत्ल की मास्टरमाइंड थी। अदालत सबूतों की रोशनी में ग्रेग को 19 साल की सज़ा देती है, जबकि ताशा को उम्र कैद की सज़ा मिलती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें, उनको अपने कंट्रोल में रखें, ना कि उनके कंट्रोल में आएँ, तो हम बुरे हालात और जुराइम की दुनिया से बच सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी ख्वाहिशात को अपने काबू में रखें, ना कि ख्वाहिशात आपको काबू कर लें।